दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था जिसमें ये दावा किया गया था कि अब नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के बलबूते बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। तो क्या इस बात को नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है? क्या अब उन्हें भी ये यकीन हो चला है कि वो अपने चेहरे पर बीजेपी को चुनाव नहीं जिता सकते? हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव की शिकस्त के बाद उन्हें ये इल्म हुआ हो और इसलिए अब वे अपनी ब्रांडिंग को और अपनी भाषण कला, अपनी और तमाम योजनाओं के ऐलान को छोड़ करके वो इस समय ईडी के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की, वो राज्य जहाँ पर 2018 के पहले लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, बहुत मशहूर मुख्यमंत्री। लेकिन उन रमन सिंह को 2018 के चुनाव हारने के बाद कहाँ ड्रॉप कर दिया गया है किसी को नहीं मालूम। वो रमन सिंह छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं ऐसा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा और ये मोदी की अपनी कला है। शायद मोदी उन तमाम बीजेपी के क्षत्रपों से डरते हैं या संकोच करते हैं कि वो ऐसे तमाम लोगों को पार्टी में अप्रासंगिक कर देते हैं। यही काम उन्होंने कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ किया था। यही काम वो आजकल राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ कर रहे हैं और कोशिश तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी ड्रॉप करने की थी, लेकिन वहाँ पर मजबूरियाँ थीं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। लेकिन वो उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं मुख्यमंत्री होने में। वसुंधरा राजे उनसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं राजनीतिक अनुभव में और रमन सिंह लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तो ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रप हैं जो अपने अपने राज्यों में बेहद लोकप्रिय, बेहद मजबूत माने जाते हैं और यहीं से शायद मोदी को डर लगता है। इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने इन तमाम क्षत्रपों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उन्हें अप्रासंगिक कर दिया। तो क्या अभी जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तमाम चुनावी सर्वे इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने के कोई चांस नहीं है और इसलिए नरेंद्र मोदी बजाय अपने संगठन को मजबूत करने के, बजाय वहाँ पर किसी चेहरे को आगे करने के, वो ईडी के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में ये एक कोशिश होती है कि अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सामने वाले को बदनाम कर दीजिए। और ये राजनीति में ही नहीं होता है, ये समाज नीति भी है कि जब आप किसी की बराबरी न कर सकें तो सामने वाले को बदनाम कर दें, सामने वाले की रास्ते में कांटे बिछा दें। यही काम शायद छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हालांकि वहाँ पर इनकम टैक्स के छापे पहले से पड़ रहे थे, कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन अचानक बुधवार को जब वहाँ के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना 62वां जन्मदिन मना रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर ईडी के छापे पड़ रहे थे। उनके 2 ओएसडी उनके घरों पर छापे पड़ रहे थे और उस समय तकरीबन 200 जगहों पर एक साथ ईडी के छापे पड़े उस छत्तीसगढ़ में जहां पर महज 90 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 2000 के बाद जो नया राज्य बना, 2000 से 2003 तक अजीत जोगी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, फिर 3 से लेकर के 18 तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और 2018 में भूपेश बघेल को जब कांग्रेस पार्टी ने आगे किया
तो उन्होंने बड़ी विक्ट्री हासिल की। 90 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती और बीजेपी महज 14 सीटों पर सिमट गई। 3 सीटें अजीत जोगी की कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई और 2 सीटों पर बीएसपी जीती थी। लेकिन भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में, एक तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल, उसके स्वाभिमान का सवाल, उसके प्राइड का सवाल निरंतर उठाया और बीजेपी के जो हिंदुत्व की जो अपनी पूरी प्रयोगशाला है उसको नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने राम कथा से लेकर के और गोबर तक की प्रयोग कर डाले और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी पिच को अपने साथ खींच लिया। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। उसी तरह से वहाँ पिछड़े दलित भी हैं, जैसा पूरे भारतीय समाज में है। भूपेश बघेल ने ओबीसी और आदिवासियों के रिजर्वेशन को लेकर के भी जो महत्वपूर्ण काम किया है, जो वहाँ पर रिजर्वेशन को बढ़ाया है, उसने भी उस पूरे समाज में एक अपनी मजबूती कायम की है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ नेतृत्वविहीन है वो बहुत कमज़ोर पोजीशन पर दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी की ये कोशिश है कि वे छत्तीसगढ़ में ईडी के जरिए वहाँ पर जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उसको तहस नहस करें, उसे परेशान करें। और जब भी इस किस्म के छापे होते हैं तो उसके 3-4 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि सामने वाले को आप कानूनी दाव पेच में फंसाएं, उसको परेशान करें, उसको मेंटली टॉर्चर करें। और दूसरा कि जनता के बीच में उसे बदनाम भी करें कि ये करप्ट है इसलिए इनके ऊपर छापे पड़े हैं। और चौथा कि राजनीतिक जब दाव पेच चल रहा हो और चुनावी मौसम हो तो उस समय उसकी जो आर्थिक मशीनरी है, जो आर्थिक स्रोत है, उसको भी काट दिया जाए। और छत्तीसगढ़ तो वो राज्य है जहाँ पर खनिज संपदा बहुत है, वहाँ पर कारपोरेट की निगाहें हैं, वहाँ खनिज संपदा को ये कारपोरेट लूटना चाहते हैं। ऑब्वियस है कि ईडी के जरिए जो वहाँ पर काम हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ से चुनाव हारती है और भारतीय जनता पार्टी आती है तो मोदी जी के जो इर्द गिर्द कारपोरेट है, अडानी हो, अंबानी हो, या जो पूरी गुजराती लॉबी है, ऑब्वियस है कि उसको छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े ठेके मिलेंगे। वो वहाँ से खनिज संपदा को अपने व्यापार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए उनका इस्तेमाल करेगी। और यही वजह है कि वहाँ मजबूत पेशबंदी करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये भी है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें खास करके जहाँ पर निगाहें इस देश की बनी हुई हैं वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं और जो आशंकाएं हैं कि वहाँ बीजेपी अभी 19 है, वो बैकफुट पर है, वो कमज़ोर पोजीशन में है। अगर वहाँ पर बीजेपी चुनाव हारती है और कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ये दूसरा सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव के पहले। इसका साइकोलॉजिकल असर भी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि विधानसभा के चुनाव अपने ढंग से होते हैं, वहाँ पर लोकल जो नीतियाँ हैं वो काम करती हैं, लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो, लोकल जो एजेंडे हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव में। लेकिन जब मोदी जी खुद घुसते हैं चुनाव में, चाहे कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश हो, तो वहाँ लोकल प्राइड की फिर बात नहीं होती है। फिर बात होती है कि मोदी जी का आशीर्वाद अगर चाहिए तो फिर वोट करिए, जो जेपी नड्डा ने कर्नाटक में कहा था। तो वहाँ तो सब कुछ फिर नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी सर्वे सर्वा हो जाते हैं और वही एजेंडा हो जाते हैं चुनाव का,
तो फिर चुनाव हारने के बाद ये क्यों बात होती है कि वो लोकल एजेंडे पर, लोकल समस्याओं पर, लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा था? ये एक किस्म से नरेंद्र मोदी का बचाव कर रहा है, और यही कोशिश इन चुनावों में भी आपको देखने को मिलेगी। जब इन चुनावों में अगर बीजेपी हारती है तो यही बहाना खोजा जाएगा, यही बहाना बताया जाएगा कि नरेंद्र मोदी तो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनका फेस जो काम करता है वो लोकसभा चुनाव में करता है, और वो जो अभी हार हुई है इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी जी भीतर से बहुत डरे हुए हैं, और अगर इतने डरे नहीं होते तो फिर वो इस तरह से ईडी का इस्तेमाल नहीं करते। और ईडी का इस्तेमाल आज सबसे ज़्यादा प्रश्नांकित है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके जो चीफ हैं वो मैटर जा चुका है संजय मिश्रा का, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि क्या यही एक काबिल अधिकारी आपके पास हैं, इनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया जाए। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि उनको चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाएगा, यानी CIO होंगे जो ईडी और सीबीआई के ऊपर होंगे, और ईडी और सीबीआई रिपोर्ट उनको करेगी। हालांकि संजय मिश्रा कोई IPS अधिकारी नहीं है, सीबीआई उसी को रिपोर्ट कर सकती है जो उसका अधिकारी IPS हो। ये एक पैंच है अभी इस पछड़े में। मैंने पढ़ रहा हूँ कि आगे क्या होगा इस संदर्भ में। लेकिन ईडी के जो छापे हैं वो बहुत इधर कुख्यात हुए हैं या बहुत मशहूर हुए हैं, जो भी आप कहना चाहें। एक दौर था जब UPA 1 और UPA 2, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने CBI पर टिप्पणी की थी कि वो तोता है, सरकार के पिंजड़े में बंद तोता है, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ईडी का इस्तेमाल जो हो रहा है, और जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि ईडी ज़्यादा शिकंजे में कसता है, उसके पास लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है, और इस तरह के कानूनों की वो प्रैक्टिस करती है। इस तरह के स्पेशल एक्ट को प्रैक्टिस में ले आते हैं वो, माने ईडी, कि जिसके जरिए जो आरोपी है उसको बेल तक नहीं मिलती, इसलिए वो घबराहट होती है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने तो पाला बदल लिया, और जब वो पाला बदल लेते हैं तो उनको बड़ी चैन की नींद आती है कि महाराष्ट्र के विधायक इस बात को कह चुके हैं, तब उनको ईडी का डर नहीं होता है। लेकिन ईडी की जो विश्वसनीयता है वो ज़्यादा प्रश्नांकित है, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड है ईडी का कि जितने भी मामले में उन्होंने छापेमारी की उसमें केवल 23% ऐसे मामले हैं जिनमें कंप्लेंट दर्ज की गई, यानी कंप्लेंट के लायक जिनको समझा गया। लेकिन 2014 के पहले यही ईडी जहाँ जहाँ उसने छापेमारी की थी उसमें से 93% छापे जो हुए थे वो कंप्लेंट उसमें फाइल हुई थी। इसीलिए ईडी पर सवाल उठ रहे हैं, और ईडी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपोनेंट को, पॉलिटिकल अपोनेंट को बदनाम करने के लिए, उसे आर्थिक रूप से उसकी तंगहाल बनाने के लिए, और लोगों को कानूनी रूप से फंसाए रखने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़ में जो ईडी के जो छापेमारी हुई है, जो 200 जगहों पर जो छापेमारी हुई है एक साथ, उसके जरिए वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम लोग और उनके अपने लोगों को परेशान किया जा रहा है, और उसी से क्या नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा।